एमीन्स। क्या आप जानते हैं कि एमीन्स का सबसे बड़ा कमर्शियल इस्तेमाल क्या है? दरअसल एमीन्स का सबसे मुख्य इस्तेमाल दवाइयों यानी मेडिसिन्स और फाइबर्स को बनाने में एक इंटरमीडिएट के रूप में होता है। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दुनिया में एमीन्स एक बहुत ही जरूरी क्लास है। ये बनते कैसे हैं? जब हम अमोनिया यानी NH3 के मॉलिक्यूल में से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को एल्किल या एरिल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो हमें एमीन्स मिलते हैं। अगर हम नेचर की बात करें तो ये हमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, एल्कलॉइड्स और हॉर्मोन्स में देखने को मिलते हैं। वहीं अगर इसके सिंथेटिक एग्जाम्पल्स देखें तो पॉलीमर्स, डाइस्टफ्स और ड्रग्स यानी दवाइयों में इसका खूब इस्तेमाल होता है। हमारे शरीर में दो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, एड्रेनलिन और एफेड्रिन। इन दोनों में ही सेकेंडरी एमिनो ग्रुप होता है और इनका काम ब्लड प्रेशर को बढ़ाना होता है। इसी तरह नोवोकेन नाम का एक सिंथेटिक एमिनो कंपाउंड डेंटिस्ट्री यानी दांतों के इलाज में एनेस्थेटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक और बहुत जानी मानी एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है बेनाड्रिल। इसमें टर्शियरी एमिनो ग्रुप मौजूद होता है। इसके अलावा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स का इस्तेमाल सरफेक्टेंट्स के रूप में होता है। इस चैप्टर में हम आगे डाइजोनियम सॉल्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कई तरह के एरोमेटिक कंपाउंड्स और डाइस को बनाने में बहुत काम आते हैं। तो इस यूनिट में हम एमीन्स और डाइजोनियम सॉल्ट्स दोनों को डिटेल में समझेंगे। अब बात करते हैं एमीन्स के बेसिक कॉन्सेप्ट की। जैसा कि मैंने बताया, एमीन्स को अमोनिया का डेरिवेटिव माना जा सकता है, जो अमोनिया के एक, दो या तीनों हाइड्रोजन एटम्स को एल्किल या एरिल ग्रुप से रिप्लेस करके बनते हैं। जैसे स्क्रीन पर देखिए, पहला एग्जाम्पल है CH3NH2, दूसरा है C6H5NH2, तीसरा है CH3NHCH3 और चौथा एग्जाम्पल है जिसमें नाइट्रोजन से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। चलिए अब अगले टॉपिक पर आते हैं, जो है स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स। अमोनिया की ही तरह एमीन्स में भी नाइट्रोजन एटम ट्राइवेलेंट होता है, यानी ये 3 बॉन्ड बनाता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का एक अनशेयर्ड पेयर यानी लोन पेयर होता है। एमीन्स में नाइट्रोजन के ऑर्बिटल्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और इसकी ज्योमेट्री पिरामिडल होती है। नाइट्रोजन के इन 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में से 3 ऑर्बिटल्स एमीन के कॉम्पोजिशन के हिसाब से हाइड्रोजन या कार्बन के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करते हैं। वहीं जो चौथा ऑर्बिटल बचता है उसमें नाइट्रोजन का अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर रहता है। अब इस लोन पेयर की मौजूदगी की वजह से जो CNE बॉन्ड एंगल होता है, जहां E का मतलब कार्बन या हाइड्रोजन हो सकता है, वो परफेक्ट टेट्राहेड्रल एंगल यानी 109.5 डिग्री से कम हो जाता है। उदाहरण के लिए ट्राइमिथाइल एमीन के केस में ये बॉन्ड एंगल घटकर 108 डिग्री रह जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से यह पिरामिडल शेप थोड़ा सिकुड़ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक क्लासिफिकेशन की तरफ। अमोनिया मॉलिक्यूल में से कितने हाइड्रोजन एटम्स को एल्किल या एरिल ग्रुप से बदला गया है, इस आधार पर एमीन्स को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्लासिफाई किया जाता है। अगर अमोनिया का सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम R या AR से रिप्लेस होता है तो हमें RNH2 या ARNH2 मिलता है, जिसे हम प्राइमरी एमीन कहते हैं। अगर अमोनिया के 2 हाइड्रोजन एटम्स या फिर प्राइमरी एमीन का एक और हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे एल्किल या एरिल ग्रुप से रिप्लेस हो जाए तो हमें RNHR मिलता है, जिसे सेकेंडरी एमीन कहा जाता है। यहां ये दूसरा एल्किल या एरिल ग्रुप पहले वाले के सेम भी हो सकता है और अलग भी। इसी तरह जब नाइट्रोजन का तीसरा और आखिरी हाइड्रोजन भी किसी एल्किल या एरिल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है तो टर्शियरी एमीन बनता है। यहां एक और बात ध्यान रखने वाली है, अगर नाइट्रोजन से जुड़े सभी एल्किल या एरिल ग्रुप्स बिल्कुल एक जैसे हैं तो उसे हम सिंपल एमीन कहते हैं, और अगर वो ग्रुप्स अलग अलग हैं तो उसे मिक्स्ड एमीन कहा जाता है। स्क्रीन पर आप इसका पूरा फ्लो देख सकते हैं, अमोनिया से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी और फिर टर्शियरी एमीन का बनना। अब बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर यानी नामकरण की। कॉमन सिस्टम में किसी एलिफैटिक एमीन का नाम लिखने के लिए एमीन शब्द के आगे एल्किल ग्रुप का नाम जोड़ दिया जाता है
और इसे एक सिंगल वर्ड की तरह लिखा जाता है, जैसे कि मिथाइल एमीन। सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स में जब दो या दो से ज्यादा एल्किल ग्रुप्स बिल्कुल सेम होते हैं तो एल्किल ग्रुप के नाम के आगे डाई या ट्राई प्रीफिक्स लगा दिया जाता है। वहीं आईयूपीएसी सिस्टम में प्राइमरी एमीन्स को एल्केन अमाइंस के रूप में नाम दिया जाता है। ये नाम पेरेंट एल्केन के नाम के आखिरी अक्षर ई को हटाकर उसकी जगह एमीन शब्द जोड़कर बनता है। जैसे CH3NH2 का नाम मेथेनामाइन होगा। अगर पेरेंट चेन में एक से ज्यादा पोजीशन पर एमिनो ग्रुप्स मौजूद हैं तो उनकी पोजीशन को कार्बन एटम्स को नंबर देकर स्पेसिफाई किया जाता है और जितने NH2 ग्रुप्स हैं उनके हिसाब से डाई, ट्राई जैसे सूटेबल प्रीफिक्स लगा दिए जाते हैं। ऐसे केसेस में हाइड्रोकार्बन पार्ट के नाम का आखिरी अक्षर ई हटाया नहीं जाता बल्कि उसे वैसे ही रिटेन किया जाता है। जैसे H2NC H2 CH2NH2 का नाम इथेन 1,2 डाईएमीन होगा। सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स का आईयूपीएसी नाम लिखते वक्त जो सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन एटम से जुड़ा होता है उसकी पोजीशन दिखाने के लिए लोकेंट N का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे CH3NHC H2 CH3 को हम N मेथिल इथेनामाइड कहेंगे और CH3CH23N को N, N डायथिल आइथेनामाइन कहा जाएगा। एरिल एमिन्स की बात करें तो इसमें NH2 ग्रुप सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है C6H5NH2 जिसे कॉमन सिस्टम में एनिलीन कहा जाता है और आईयूपीएसी ने भी इस नाम को एक्सेप्ट कर लिया है। वैसे आईयूपीएसी सिस्टम के हिसाब से एरीन के नाम का आखिरी ई हटाकर एमीन लगाने पर इसका नाम बेंजीनामाइन बनता है। चलिए अब टेबल 9.1 में दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट एल्किल एमिन्स और एरिल एमिन्स के कॉमन और आईयूपीएसी नामों को देख लेते हैं। पहला है CH3CH2NH2। इसका कॉमन नाम है एथिल एमीन और आईयूपीएसी नाम है इथेनामाइन। दूसरा है CH3CH2CH2NH2 जिसे कॉमन में N प्रोपिल एमीन और आईयूपीएसी में प्रोपेन 1 एमीन कहते हैं। तीसरा है CH3CHNH2CH3। इसका कॉमन नाम आइसोप्रोपिल एमीन है और आईयूपीएसी नाम प्रोपेन 2 एमीन है। अब शुरू करते हैं हमारा अगला बड़ा टॉपिक जो है प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। एमीन्स को बनाने के कई तरीके हैं जिसमें सबसे पहला तरीका है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स का जब रिडक्शन किया जाता है तो वो एमीन्स में बदल जाते हैं। इसके लिए हम फाइनली डिवाइडेड निकेल, पैलेडियम या प्लेटिनम की मौजूदगी में हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं। इसके अलावा एसिडिक मीडियम में मेटल्स का इस्तेमाल करके भी इनका रिडक्शन किया जा सकता है। ठीक इसी तरह नाइट्रो एल्केन्स को भी उनके करस्पॉन्डिंग एल्केनामाइंस में रिड्यूस किया जा सकता है। जैसा कि आप रिएक्शंस में देख सकते हैं, पहली रिएक्शन में नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन H2PD और इथेनॉल की मौजूदगी में कराया गया है, जिससे हमें एनिलीन मिलता है। दूसरी रिएक्शन में नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन SN+HCl या फिर Fe+HCl की मौजूदगी में कराया गया है, जिससे फिर से एनिलीन बनता है। यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि स्क्रैप आयरन यानी लोहे के टुकड़े और हाइड्रोक्लोरिक एसिड Fe+HCl वाले तरीके को सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान जो FeCl2 बनता है वो हाइड्रोलाइज होकर फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज कर देता है। इस वजह से रिएक्शन को शुरू करने के लिए सिर्फ बहुत कम मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत होती है। अब आते हैं दूसरे मेथड पर, जो है अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स। जैसा कि हमने क्लास 12 के यूनिट 6 में पढ़ा है, एल्किल या बेंजिल हैलाइड्स में जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है उसे कोई भी न्यूक्लियोफाइल बहुत आसानी से क्लीव यानी तोड़ सकता है। इसलिए जब किसी एल्किल या बेंजिल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के इथेनॉलिक सॉल्यूशन के साथ कराई जाती है तो वहां एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में हेलोजन एटम को एक अमीनो यानी NH2 ग्रुप रिप्लेस कर देता है। अमोनिया मॉलिक्यूल द्वारा CX बॉन्ड के इस तरह टूटने की प्रोसेस को ही
अमोनोलिसिस कहा जाता है। ये पूरी रिएक्शन एक सील ट्यूब में 373 केल्विन टेम्परेचर पर कराई जाती है। इस प्रोसेस से जो प्राइमरी एमीन सबसे पहले बनता है वो खुद एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और वो बचे हुए एल्किल हैलाइड के साथ आगे और रिएक्ट कर सकता है, जिससे धीरे धीरे सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन और फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बन जाता है। जैसा कि आप नीचे रिएक्शन में देख सकते हैं, अमोनिया NH3 जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, वो एल्किल हैलाइड RX पर अटैक करता है और एक सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट बनाता है, जो आगे चलकर एमीन्स के मिक्सचर में बदल जाता है। अब स्क्रीन पर देखिए, जब प्राइमरी एमीन यानी RNH2 बन जाता है तो वो बचे हुए एल्किल हैलाइड RX के साथ आगे रिएक्ट करके सेकेंडरी एमीन R2NH बनाता है। ये सेकेंडरी एमीन फिर से एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके टर्शियरी एमीन R3N बनाता है और फाइनली एक बार फिर एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन होने पर क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट यानी R4N+X- बन जाता है। अब इस अमोनियम साल्ट में से अगर हमें फ्री एमीन वापस पाना हो तो इसका ट्रीटमेंट एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ कराया जाता है। रिएक्शन देखिए, जब अमोनियम साल्ट की रिएक्शन NaOH से होती है तो हमें प्राइमरी एमीन, पानी और NaX मिलता है। लेकिन अमोनोलिसिस प्रोसेस का एक बड़ा डिसएडवांटेज यानी नुकसान है। नुकसान ये है कि इससे हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन्स और क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट का एक मिक्सचर मिलता है, जिसे अलग करना मुश्किल होता है। हालांकि अगर हम अमोनिया को बहुत लार्ज एक्सेस यानी बहुत ज्यादा मात्रा में ले लें तो प्राइमरी एमीन को एक मेजर प्रोडक्ट के रूप में हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा एमीन्स के साथ एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो यह Ri ग्रेटर देन Rbr ग्रेटर देन RCl होता है, यानी एल्किल आयोडाइड सबसे तेजी से रिएक्ट करता है। चलिए अब एग्जाम्पल 9.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। पहला क्वेश्चन है इथेनॉलिक अमोनिया की रिएक्शन C2H5Cl के साथ। सॉल्यूशन में देखिए, क्लोरोइथेन जब अमोनिया से रिएक्ट करता है तो पहले इथेनामाइन बनता है, फिर यह आगे क्लोरोइथेन से रिएक्ट करके N-एथिल इथेनामाइन बनाता है, जो फिर से क्लोरोइथेन से रिएक्ट करके N, डाई एथिल इथेनामाइन में बदल जाता है और आखिरी स्टेप में यह क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना लेता है। दूसरा क्वेश्चन है बेंजिल क्लोराइड का अमोनोलिसिस और उससे बने एमीन की रिएक्शन 2 मोल CH3Cl के साथ। तो जब बेंजिल क्लोराइड अमोनिया से रिएक्ट करता है तो बेंजिल एमीन बनता है। इसके बाद जब इसकी रिएक्शन 2 मोल मिथाइल क्लोराइड से कराते हैं तो नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन हट जाते हैं और हमें N, डाई मिथाइल फेनिल मेथेनामाइन मिलता है। अब आते हैं तीसरे मेथड पर, जो है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। जब नाइट्राइल्स का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के जरिए किया जाता है तो हमें प्राइमरी एमीन्स मिलते हैं। इस रिएक्शन का इस्तेमाल एमीन सीरीज के एसेंट यानी कार्बन चेन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इससे बनने वाले एमीन में स्टार्टिंग एमीन या एल्किल हैलाइड के मुकाबले एक कार्बन एटम ज्यादा होता है। रिएक्शन देखिए, जब RC डबल बॉन्ड N का रिडक्शन H2/Ni या फिर सोडियम अमेल्गम और अल्कोहल की मौजूदगी में कराते हैं तो वो RCH2NH2 में बदल जाता है। चौथा मेथड है रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। जब एमाइड्स का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराया जाता है तो हमें सीधे एमीन्स मिलते हैं। इसकी रिएक्शन बहुत सिंपल है। एमाइड की रिएक्शन पहले स्टेप में LiAlH4 से और दूसरे स्टेप में पानी के साथ कराने पर कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो जाता है और हमें RCH2NH2 मिल जाता है। अब अगले पेज पर चलते हैं और बात करते हैं पांचवें बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड की, जिसका नाम है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। इस सिंथेसिस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन्स को बनाने के लिए किया जाता है। इसमें जब थैलिमाइड का ट्रीटमेंट इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के OH के साथ कराते हैं तो थैलिमाइड का पोटेशियम सॉल्ट बनता है। इस सॉल्ट को जब एल्किल हैलाइड के साथ गर्म किया जाता है तो N-एल्किल थैलिमाइड मिलता है। इसके बाद जब इसका एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराया जाता है
तो हमें हमारा कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी एमीन मिल जाता है। एक बहुत ज़रूरी बात जो एग्जाम में पूछी जाती है, इस मेथड से कभी भी एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स नहीं बनाए जा सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एरिल हैलाइड्स होते हैं वो थैलिमाइड से बने एनाइन के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखा पाते। आप स्क्रीन पर पूरी रिएक्शन देख सकते हैं। थैलिमाइड से पहले पोटेशियम सॉल्ट बना, फिर एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करके एन एल्किल थैलिमाइड बना और आखिरी में NaOH के साथ हाइड्रोलिसिस होने पर सोडियम थैलेट और साथ में 1 डिग्री एमीन बाहर निकल गया। छठा मेथड है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ने प्राइमरी एमीन्स को बनाने के लिए एक बहुत ही शानदार मेथड डेवलप किया। इसमें किसी एमाइड को ब्रोमीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस या इथेनॉलिक सॉल्यूशन में ट्रीट किया जाता है। इस डिग्रेडेशन रिएक्शन में होता यह है कि एमाइड के कार्बोनिल कार्बन से एल्किल या एरिल ग्रुप सीधे नाइट्रोजन एटम पर माइग्रेट यानी शिफ्ट हो जाता है। इस तरह जो एमीन बनता है उसमें पेरेंट एमाइड के मुकाबले एक कार्बन एटम कम होता है, इसीलिए इसे डिग्रेडेशन कहते हैं। इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखिए। जब RCONH2 की रिएक्शन Br2 और 4 मोल NaOH से होती है तो हमें RnH2, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, 2 मोल NaBr और 2 मोल पानी मिलता है। अब एग्जाम्पल 9.2 के कन्वर्जन्स को देख लेते हैं। पहला कन्वर्जन है क्लोरोइथेन को प्रोपेन एक एमीन में बदलना। यहां हमें एक कार्बन बढ़ाना है, इसलिए क्लोरोइथेन की रिएक्शन पहले इथेनॉलिक NaCN से कराएंगे, जिससे प्रोपेन नाइट्राइल बनेगा। फिर इसका रिडक्शन करने पर हमें प्रोपेन एक एमीन मिल जाएगा। दूसरा कन्वर्जन है बेंजिल क्लोराइड को 2 फीनिल इथेनामाइन में बदलना। यहां भी कार्बन बढ़ाना है, इसलिए बेंजिल क्लोराइड को पहले इथेनॉलिक NaCN से ट्रीट करेंगे, जिससे बेंजिल साइनाइड बनेगा और फिर H2/Ni से रिडक्शन कराने पर हमें 2 फेनिल इथेनामाइन मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं हमारा अगला सेक्शन, जो है 9.5 फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो लोअर एलिफेटिक एमीन्स होते हैं वो गैसेस के फॉर्म में होते हैं और उनकी स्मेल बिल्कुल फिशी यानी मछली जैसी अजीब होती है। 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन वाले प्राइमरी एमीन्स लिक्विड होते हैं और उससे हायर वाले सॉलिड होते हैं। एनिलीन और बाकी एरिल एमीन्स आमतौर पर कलरलेस यानी बिना किसी रंग के होते हैं, लेकिन हवा में खुला रखने पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से ये कलर्ड हो जाते हैं। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो लोअर एलिफेटिक एमीन्स पानी में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे एमीन्स का मोलर मास बढ़ता है उनकी सॉल्युबिलिटी कम होने लगती है, क्योंकि उनका हाइड्रोफोबिक एल्किल पार्ट बड़ा हो जाता है। जो हायर एमीन्स होते हैं वो तो पानी में पूरी तरह इनसॉल्युबल होते हैं। अब अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तुलना करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है और ऑक्सीजन की 3.5। इस आधार पर हम एमीन्स और एल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर ब्यूटेन एक ऑल और ब्यूटेन एक एमीन में से तुलना करें तो कौन पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा और क्यों? चूंकि अल्कोहल का ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो एमीन्स के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है और यही वजह है कि अल्कोहल्स पानी में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। वैसे एमीन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि अल्कोहल, ईथर और बेंजीन में आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स में एक नाइट्रोजन का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ये इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन प्राइमरी एमीन्स में सेकेंडरी एमीन्स के मुकाबले ज्यादा होता है, क्योंकि प्राइमरी एमीन्स के पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल होते हैं। वहीं अगर टर्शियरी एमीन्स की बात करें तो उनके पास नाइट्रोजन से जुड़ा कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं होता, इसलिए उनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल एब्सेंट होती है। यही कारण है कि आइसोमेरिक एमीन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर हमेशा प्राइमरी ग्रेटर दैन सेकेंडरी ग्रेटर दैन टर्शियरी होता है। आप चित्र 9.2 में प्राइमरी एमीन्स के बीच बनने वाले इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नेटवर्क को साफ देख सकते हैं।
अब टेबल 9.2 को देखिए, जहां लगभग सेम मोलर मास वाले एमीन्स, एल्कोहल्स और एल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर किया गया है। यहां एन ब्यूटिल एमीन, डाई एथिल एमीन और एथिल डाइमिथाइल एमीन तीनों का मोलर मास 73 के आसपास है। लेकिन प्राइमरी एमीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा यानी 350.8 केल्विन है, सेकेंडरी का 329.3 केल्विन और टर्शियरी का सबसे कम 310.5 केल्विन है। वहीं अगर लगभग इसी मास वाले अल्कोहल यानी एन ब्यूटिल अल्कोहल को देखें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 390.3 केल्विन है, जो एमीन से कहीं ज्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। चलिए अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक। 9.6 केमिकल रिएक्शंस। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की मौजूदगी ही एमीन्स को बहुत ज्यादा रिएक्टिव बनाती है। इसके अलावा नाइट्रोजन एटम से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये भी एमीन्स की केमिकल रिएक्शंस का रास्ता तय करता है। यही वजह है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स कई रिएक्शंस में अलग अलग बिहेव करते हैं। इसके अलावा लोन पेयर होने की वजह से एमीन्स न्यूक्लियोफाइल्स की तरह भी बिहेव करते हैं। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स। एमीन्स नेचर में बेसिक होते हैं, इसलिए ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स बनाते हैं। पहली रिएक्शन देखिए। जब एमीन RnH2 की रिएक्शन मिनरल एसिड HX से होती है तो एक अमोनियम सॉल्ट बनता है। इसी तरह जब एनिलीन की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से होती है तो एनिलीनियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट बनता है, जो कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। अब पेज पर आते हैं। जब इन एमीन सॉल्ट्स का ट्रीटमेंट किसी बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ कराया जाता है तो पैरेंट एमीन फिर से रीजेनरेट यानी वापस मिल जाता है। रिएक्शन देखिए। एमीन सॉल्ट में जब OH- आयन डाला गया तो हमें फ्री एमीन, पानी और हेलाइड आयन वापस मिल गए। ये एमीन सॉल्ट्स पानी में तो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि ईथर में इनसॉल्युबल होते हैं। इसी अंतर का इस्तेमाल करके हम एमीन्स को नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से आसानी से सेपरेट यानी अलग कर सकते हैं। एमीन्स का मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सॉल्ट बनाना यह साबित करता है कि ये नेचर में बेसिक हैं। इनके पास नाइट्रोजन पर एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसे ये डोनेट कर सकते हैं, इसीलिए ये लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। एमीन्स के बेसिक कैरेक्टर को हम उनके Kb और pKb वैल्यूज से बेहतर समझ सकते हैं, जैसा कि नीचे दी गई इक्वेशंस में दिखाया गया है। जब एमीन पानी से रिएक्ट करता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का एक्सप्रेशन बनता है। चूंकि पानी लार्ज एक्सेस में होता है, इसलिए KH2O को हम एक नया कांस्टेंट Kb मान लेते हैं, जिसे बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, और pKb की वैल्यू -log Kb होती है। यहां एक गोल्डन रूल याद रखिएगा। Kb की वैल्यू जितनी बड़ी होगी या pKb की वैल्यू जितनी छोटी होगी, वो बेस उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर हम अमोनिया के pKb वैल्यू की बात करें तो ये 4.75 होती है। जो एलिफैटिक एमीन्स होते हैं वो अमोनिया से ज्यादा स्ट्रांग बेस होते हैं, क्योंकि उनमें एल्किल ग्रुप्स का +1 इफेक्ट काम करता है, जिससे नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। एलिफैटिक एमीन्स की pKb वैल्यूज आमतौर पर 3 से 4.22 के बीच होती हैं। दूसरी तरफ जो एरोमेटिक एमीन्स होते हैं वो अमोनिया से कमजोर बेस होते हैं, क्योंकि उनमें एरिल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नेचर काम करता है। आखिरी में टेबल 9.3 में एक्वस फेज में कुछ एमीन्स की pKb वैल्यूज दी गई हैं। जब आप +I या -I इफेक्ट के बेसिस पर एमीन्स की pKb वैल्यूज को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ विसंगतियां यानी डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिल सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा भी कुछ और बहुत ही जरूरी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक्स हिंड्रेंस, जो एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ को सीधे तौर पर इफेक्ट करते हैं। चलिए इन पैराग्राफ्स में इस पूरे कॉन्सेप्ट को गहराई से सोचते और समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ एमीन्स की। एमीन्स का बेसिक कैरेक्टर सीधे उनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। किसी एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ इस बात से तय होती है कि वो एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके कितनी आसानी से कैटायन बना लेता है।
वो केटायन एमीन के कंपैरिजन में जितना ज्यादा स्टेबल होगा, हमारा एमीन उतना ही ज्यादा बेसिक कहलाएगा। अब इसके अंदर पॉइंट ए को देखिए, जो है एल्केनामाइंस वर्सेस अमोनिया। इसे समझने के लिए हम एक एल्केनामाइन और अमोनिया की प्रोटॉन के साथ होने वाली रिएक्शन को कंपेयर करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर रिएक्शंस में दिखाया गया है, एल्किल ग्रुप्स का नेचर इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन की तरफ पुश करते हैं। इस वजह से नाइट्रोजन का अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर एसिड के प्रोटॉन के साथ शेयरिंग के लिए और भी ज्यादा आसानी से अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा एमीन से जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन बनता है, वो एल्किल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स यानी फैला देता है, जिससे वो अमोनियम आयन और भी ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। यही वजह है कि एल्किल एमीन्स अमोनिया के मुकाबले कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इस हिसाब से गैसियस फेज में जैसे जैसे एल्किल ग्रुप्स की संख्या बढ़ेगी, एलिफैटिक एमीन्स का बेसिक नेचर भी बढ़ना चाहिए। और सच में गैसियस फेज में यही ट्रेंड देखने को मिलता है, जहां बेसिकिटी का ऑर्डर होता है टर्शियरी एमीन ग्रेटर देन सेकेंडरी एमीन, ग्रेटर देन प्राइमरी एमीन, ग्रेटर देन अमोनिया। लेकिन एक्वस फेज यानी पानी के सॉल्यूशन में ये ट्रेंड ऐसा रेगुलर नहीं रहता, जैसा कि टेबल 9.3 के पी के बी वैल्यू से साफ पता चलता है। एक्वस फेज में जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम केटायंस बनते हैं, वो न सिर्फ एल्किल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज होते हैं, बल्कि पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ होने वाले सॉल्वेशन इफेक्ट से भी स्टेबलाइज होते हैं। यह रूल ये है कि आयन का साइज जितना छोटा होगा, पानी के मॉलिक्यूल्स उसे उतना ही ज्यादा घेरेंगे, यानी सॉल्वेशन उतना ही ज्यादा होगा और वो आयन उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इस सॉल्वेशन की वजह से आयनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर स्क्रीन पर देखिए। यहां 1 डिग्री अमोनियम केटायन पानी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसलिए यह सबसे ज्यादा स्टेबल है। 2 डिग्री वाला 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसलिए वो उससे कम स्टेबल है। और 3 डिग्री वाला सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है, इसलिए वो सबसे कम स्टेबल है। यानी सॉल्वेशन के हिसाब से स्टेबिलिटी का घटता हुआ क्रम 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री होता है। जैसा कि हमने देखा, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम केटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एमीन उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इस सॉल्वेशन वाले ऑर्डर के हिसाब से एलिफैटिक एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होना चाहिए प्राइमरी, ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन टर्शियरी, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट वाले ऑर्डर के बिल्कुल ऑपोजिट यानी उल्टा है। इसके अलावा एक तीसरा फैक्टर भी है। जब एल्किल ग्रुप थोड़ा बड़ा होता है, जैसे कि मिथाइल ग्रुप CH3 से बड़ा, तो वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रास्ते में स्टेरिक हिंड्रेंस यानी भीड़ भाड़ आ जाती है। लेकिन अगर एल्किल ग्रुप छोटा है, जैसे CH3, तो वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता। तो कुल मिलाकर पानी के सॉल्यूशन यानी एक्वस स्टेट में एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करने के लिए 3 चीजें एक साथ काम करती हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस। इन तीनों के इसी बारीक कॉम्बिनेशन की वजह से मिथाइल और एथिल सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बहुत ही स्पेसिफिक हो जाता है, जिसे आपको बिल्कुल याद रखना है। एथिल सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स के लिए ये ऑर्डर होता है C2H5 2NH ग्रेटर देन C2H5 3N, ग्रेटर देन C2H5 NH2 ग्रेटर देन NH3, यानी 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री और आखिरी में अमोनिया। वहीं मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स के लिए ये ऑर्डर थोड़ा बदल जाता है और होता है CH3 2NH ग्रेटर देन CH3NH, तो ग्रेटर देन CH3 3N, ग्रेटर देन NH3, यानी 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री और आखिरी में अमोनिया। अब पॉइंट बी पर आते हैं, जो है एरिलामाइंस वर्सेस अमोनिया। एनिलीन की pKb वैल्यू काफी हाई होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एनिलीन या दूसरे एरिल एमीन्स में जो NH2 ग्रुप होता है, वो सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है।
इस वजह से नाइट्रोजन एटम पर मौजूद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन यानी रेजोनेंस में आ जाता है, जिससे वो प्रोटॉन को डोनेट करने के लिए कम अवेलेबल हो पाता है। अगर आप एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे तो आपको एनिलीन के ये 5 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर 1 से लेकर स्ट्रक्चर 5 तक। इनमें आप साफ देख सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। दूसरी तरफ अगर एनिलीन एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर भी ले तो उससे एनिलीनियम आयन बनता है, लेकिन इस एनिलीनियम आयन के पास सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि नीचे दिखाए गए हैं। अब हम जानते हैं कि जिस कंपाउंड के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। इस हिसाब से 5 स्ट्रक्चर्स वाली एनिलीन 2 स्ट्रक्चर्स वाले एनिलीनियम आयन से कहीं ज्यादा स्टेबल है, इसलिए एनिलीन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए ज्यादा राजी नहीं होती, यानी उसका बेसिक नेचर अमोनिया से भी काफी कम होता है। अगर सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की बात करें तो रिंग पर जुड़े ग्रुप्स का भी इस पर असर पड़ता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जैसे कि OCH3 और CH3 बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जैसे कि -NO2, -SO3H, -COOH और हेलोजन्स बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। अब अगले पेज पर एग्जाम्पल 9.4 को देख लेते हैं। इसमें हमसे C6H5NH2, C2H5NH2, C2H52NH और NH3 को उनकी बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने को कहा गया है। जैसा कि हमने अभी कॉन्सेप्ट समझा, इसका सही डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा C2H5 2NH ग्रेटर देन C2H5NH, 2 ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन C6H5NH2। चलिए अब एमीन्स की अगली केमिकल रिएक्शन पर आते हैं, जो है 2 एल्कलाइजेशन। एमीन्स एल्किल हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करके अल्कलाइजेशन शो करते हैं, जिसे हमने इसी चैप्टर में पहले भी डिटेल में देखा है। इसके बाद तीसरी रिएक्शन है 3 एसिलेशन। एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों तरह के प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स एसिड क्लोराइड्स, अनहाइड्राइड्स और एस्टर्स के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। इस रिएक्शन को ही एसिलेशन कहा जाता है। आप इस रिएक्शन को इस तरह समझ सकते हैं कि इसमें -NH2 या ग्रेटर देन NH ग्रुप का एक हाइड्रोजन एटम एसिल ग्रुप द्वारा रिप्लेस हो जाता है। इस एसिलेशन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उन्हें एमाइड्स कहा जाता है। ये पूरी रिएक्शन एमीन से थोड़े स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि पिरिडीन की मौजूदगी में कराई जाती है। पिरिडीन का काम रिएक्शन के दौरान बनने वाले HCl को रिमूव करना होता है, जिससे इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। पहली रिएक्शन देखिए। इथेनामाइन जब इथेनॉइल क्लोराइड साथ पिरिडीन बेस की मौजूदगी में रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, जिससे एक इंटरमीडिएट बनता है और फिर HCl बाहर निकलने पर हमें N-एथिल एथेनामाइन मिलता है। दूसरी रिएक्शन में जब सेकेंडरी एमीन यानी N-एथिल एथेनामाइन की रिएक्शन एथेनॉइल क्लोराइड से बेस की मौजूदगी में कराई जाती है तो हमें N,N डाई एथिल एथेनामाइन मिलता है। तीसरी रिएक्शन में जब बेंजीनामाइन यानी एनिलीन की रिएक्शन एथेनोइक अनहाइड्राइड के साथ कराई जाती है तो हमें N-फेनिल एथेनामाइन मिलता है, जिसे कॉमनली एसिटानिलाइड भी कहा जाता है, और साथ में एथेनोइक एसिड बाहर निकलता है। एमीन्स बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl के साथ भी बिल्कुल इसी तरह रिएक्ट करते हैं और इस स्पेसिफिक रिएक्शन को बेंजोइलेशन कहा जाता है। जैसे मेथेनामाइन जब बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो N-मेथिल बेंजामाइड और HCl बनता है। अब सोचिए, अगर एमीन्स की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराई जाए तो क्या होगा? चूंकि एमीन्स बेसिक हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक हैं, इसलिए रूम टेम्परेचर पर ये आपस में रिएक्ट करके सिंपली सॉल्ट्स बना लेते हैं। पांचवी रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तीनों क्लासेस के एमीन्स यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री
और 3 डिग्री एमीन्स नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नाइट्रस एसिड को हमेशा मिनरल एसिड और सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl का इस्तेमाल करके इन सिटू यानी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही फ्रेश तैयार किया जाता है। इसमें पॉइंट ए देखिए, जब प्राइमरी एलिफैटिक एमीन्स नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स बनाते हैं। चूंकि ये सॉल्ट्स बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, इसलिए ये तुरंत टूटकर क्वांटिटेटिवली नाइट्रोजन गैस रिलीज करते हैं और साथ में अल्कोहल्स बनाते हैं। इस रिएक्शन में जो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है, उसका इस्तेमाल एमिनो एसिड्स और प्रोटीन्स के एस्टिमेशन यानी उनकी मात्रा नापने में किया जाता है। रिएक्शन स्क्रीन पर देखिए, RnH2 से पहले अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट बना जो पानी के साथ तुरंत अल्कोहल, नाइट्रोजन गैस और HCl में बदल गया। पॉइंट बी में एरिल एमीन्स की बात की गई है। जब एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स यानी एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ बहुत कम टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन पर कराई जाती है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स और डाइस की सिंथेसिस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। इसकी रिएक्शन देखिए, एनिलीन जब NaNO2 प्लस 2HCl से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करता है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड NaCl और पानी बनता है। सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स नाइट्रस एसिड के साथ बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, जिसे हम आगे देखेंगे। छठी रिएक्शन है रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl को ही हिंसबर्ग रिएजेंट कहा जाता है। ये रिएजेंट प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स के साथ रिएक्ट करके सल्फोनिमाइड्स बनाता है। पॉइंट ए देखिए, जब हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन प्राइमरी एमीन के साथ कराई जाती है तो N-एथिल बेंजीन सल्फोनिमाइड बनता है। इस सल्फोनिमाइड में नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है वो सल्फोनिल ग्रुप के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। इसी एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से ये प्रोडक्ट एल्कली यानी बेस NaOH में आसानी से सॉल्युबल यानी घुलनशील होता है। पॉइंट बी में देखिए, जब हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन सेकेंडरी एमीन के साथ कराई जाती है तो N,N डाइएथिल बेंजीन सल्फोनिमाइड बनता है। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। इसके आगे की बात को समझने के लिए अब हम आखिरी पेज पर चलते हैं। चूंकि इस N,N डाइएथिल बेंजीन सल्फोनिमाइड में नाइट्रोजन एटम के पास कोई भी हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है, इसलिए ये नेचर में एसिडिक नहीं होता और यही वजह है कि ये एल्कली यानी बेस में पूरी तरह इनसॉल्युबल यानी अघुलनशील होता है। इसके बाद पॉइंट सी कहता है कि टर्शियरी एमीन्स तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, तो इस तरह हिंसबर्ग रिएजेंट के प्रति एमीन्स के इस अलग अलग बिहेवियर का इस्तेमाल करके हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स को न सिर्फ डिस्टिंग्विश यानी पहचान सकते हैं, बल्कि उनके मिक्सचर को सेपरेट भी कर सकते हैं। वैसे आजकल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की जगह p-टोल्यूनी सल्फोनिल क्लोराइड का इस्तेमाल ज्यादा किया जाने लगा है। अब शुरू करते हैं हमारी 7वीं बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी, जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि एनिलीन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एक हाइब्रिड है। अब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती है? जब आप इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो पाएंगे कि ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए जो -NH2 ग्रुप होता है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होने के साथ साथ एक बहुत ही पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। इसमें पॉइंट ए है ब्रोमिनेशन। जब एनिलीन की रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर सिंपली ब्रोमीन वाटर के साथ कराई जाती है तो ये इतनी तेजी से रिएक्ट करता है कि ऑर्थो और पैरा सभी पोजीशंस सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं और हमें 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का एक वाइट प्रेसिपिटेट यानी सफेद रंग का PPT मिलता है। लेकिन एरोमेटिक एमीन्स की इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है
कि NH2 ग्रुप की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिससे रिएक्शन सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर जाकर रुकती नहीं, बल्कि पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। अब अगर हमें सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन डेरिवेटिव बनाना हो, यानी रिंग पर सिर्फ एक ही ब्रोमीन चाहिए हो, तो हम NH2 ग्रुप के इस एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे? इसे कंट्रोल करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। हम एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ एसिलेशन कराकर -NH2 ग्रुप को पहले प्रोटेक्ट यानी उसकी ताकत को थोड़ा कम कर देते हैं। उसके बाद मनचाहा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराकर आखिरी स्टेप में उसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, जिससे हमें हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड एमीन मिल जाता है। स्क्रीन पर नीचे दी गई इस पूरी सीरीज को देखिए। जब एनिलीन की रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्राइड और पिरिडीन से कराते हैं तो वो N-फेनिल एथेनामाइन में बदल जाता है। अब इस एसिटेनिलाइड का ब्रोमिनेशन CH3COOH की मौजूदगी में कराने पर ब्रोमीन सिर्फ पैरा पोजीशन पर जुड़ता है और मेजर प्रोडक्ट बनाता है। इसके बाद जब इस सब्स्टिट्यूटेड एमाइड का एसिडिक या बेसिक मीडियम OH- या H+ में हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो एमाइड ग्रुप वापस -NH2 में बदल जाता है और हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट 4 ब्रोमो एनिलीन मिल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसिटानिलाइड में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो नीचे दिए गए रेजोनेंस के कारण कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ भी कॉन्जुगेशन में व्यस्त हो जाता है। इस वजह से बेंजीन रिंग को डोनेट करने के लिए नाइट्रोजन का लोन पेयर उतना ज्यादा फ्री नहीं रहता जितना कि नॉर्मल एनिलीन में होता है। यही कारण है कि एसिटामिडो ग्रुप का एक्टिवेटिंग इफेक्ट नॉर्मल एमिनो ग्रुप के मुकाबले काफी कम हो जाता है और हमें सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। नाइट्रेशन। एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन करना काफी मुश्किल और अजीब होता है। जब हम एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रिक एसिड के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से हमें तार जैसे काले ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स, टैरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स मिलते हैं और साथ में नाइट्रो डेरिवेटिव्स का मिक्सचर भी बनता है। इतना ही नहीं, एसिडिक मीडियम में होने की वजह से एनिलीन प्रोटॉन एक्सेप्ट करके एनिलीनियम आयन बना लेती है, जो कि खुद एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यही वजह है कि ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव्स के साथ साथ एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट में यानी 47% तक मेटा डेरिवेटिव भी बन जाता है, जिसे आप स्क्रीन पर दी गई इस रिएक्शन में साफ देख सकते हैं। पैरा नाइट्रोएनिलीन 51%, मेटा नाइट्रोएनिलीन 47% और ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन सिर्फ 2% बनता है। अब सोचिए, अगर हमें सिर्फ पैरा नाइट्रोएनिलीन को ही मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनाना हो तो क्या करेंगे? बिल्कुल ब्रोमिनेशन की तरह यहां भी हम सबसे पहले -NH2 ग्रुप का एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ एसिलेशन कराकर उसे प्रोटेक्ट कर देंगे। स्क्रीन पर नीचे दी गई रिएक्शन देखिए। पहले एनिलीन से बना एसिटेनिलाइड, फिर HNO3 और H2SO4 के साथ 288 केल्विन पर नाइट्रेशन कराने से हमें मिला पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड और लास्ट में जब इसका हाइड्रोलिसिस OH- या H+ कराया गया तो हमें मेजर प्रोडक्ट के रूप में पैरा नाइट्रो एनिलीन मिल गया। अब आते हैं पॉइंट C पर, जो है सल्फोनेशन। जब एनिलीन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ कराई जाती है तो चूंकि एनिलीन बेस है और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, इसलिए पहले एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्ट बनता है। जब इस सॉल्ट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 453 से 473 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो हमें पैरा एमिनोबेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है, जिसे कॉमनली सल्फानिलिक एसिड कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर में खास बात यह है कि इसमें एसिडिक ग्रुप SO3H और बेसिक ग्रुप NH2 दोनों मौजूद हैं, इसलिए ये आपस में ही प्रोटॉन एक्सचेंज करके एक ज्विटर आयन बना लेते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। एक और बहुत ही जरूरी बात नोट कर लीजिए, एनिलीन कभी भी फ्रेडल क्राफ्ट्स रिएक्शन शो नहीं करती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिएक्शन का कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एक लुईस एसिड है, जो एनिलीन बेस के साथ मिलकर सॉल्ट बना लेता है। सॉल्ट बनते ही नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे बेंजीन रिंग बुरी तरह से डीएक्टिवेट हो जाती है और आगे कोई रिएक्शन नहीं हो पाती। इसी के साथ हमारा नया और बेहद खास टॉपिक शुरू होता है, 2 डाइजोनियम सॉल्ट्स।
डाइजोनियम सॉल्ट्स का जनरल फार्मूला R+N2X होता है, जहां R का मतलब कोई एरियल ग्रुप होता है और X की जगह Cl-, Br-, HSO4-, BF4- जैसे आयंस हो सकते हैं। इनका नाम रखने के लिए पैरेंट हाइड्रोकार्बन के नाम के आगे डाइजोनियम शब्द जोड़ा जाता है और फिर एनायन का नाम लिखते हैं, जैसे C6 H5 बैकस्लैश ओवरसेट +N 2 Cl- को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहा जाता है। यहां ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइमरी एलिफैटिक एमीन्स जो एल्किल डाइजोनियम सॉल्ट्स बनाते हैं वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, लेकिन प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स से जो एरन डाइजोनियम सॉल्ट्स बनते हैं वो लो टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन पर सॉल्यूशन में थोड़े समय के लिए स्टेबल रह पाते हैं। एरोमेटिक डाइजोनियम आयन की इस स्टेबिलिटी का राज छुपा है इसके रेजोनेंस में, जिसके चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर डिस्पर्स हो रहा है। अब देखते हैं सेक्शन 9.7 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ 273 से 278 डिग्री पर कराई जाती है। चूंकि नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है, इसलिए इसे सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaNO2 प्लस HCl को मिलाकर इन सिटू तैयार करते हैं। प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स का डाइजोनियम सॉल्ट्स में बदलने की इस पूरी प्रोसेस को डाइजोटाइजेशन कहा जाता है। इसकी रिएक्शन स्क्रीन पर देखिए। अनस्टेबल होने की वजह से इस सॉल्ट को स्टोर नहीं किया जाता, बल्कि बनने के तुरंत बाद इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब अगले पेज पर चलते हैं और इसकी 9.8 फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये ठंडे पानी में आसानी से सॉल्यूबल और स्टेबल होता है, लेकिन पानी को गर्म करने पर यह तुरंत रिएक्ट कर जाता है। ड्राई स्टेट यानी सूखे रूप में यह आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, यानी ब्लास्ट भी कर सकता है। वहीं अगर बात करें बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट C6H5N2 + BF4- की, तो यह पानी में इनसॉल्यूबल होता है और रूम टेम्परेचर पर काफी स्टेबल होता है। इसके बाद आता है सबसे मजेदार हिस्सा 9.9 केमिकल रिएक्शंस। डाइजोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शंस को मोटे तौर पर दो कैटेगरीज में बांटा गया है। ए, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन और बी, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायज़ो ग्रुप। चलिए पहले कैटेगरी ए यानी नाइट्रोजन के डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शंस को समझते हैं। डाइजोनियम ग्रुप N2+ एक बहुत ही बेहतरीन लीविंग ग्रुप होता है, जिसे Cl-, Br-, Cn- और OH- जैसे न्यूक्लियोफाइल्स बड़ी आसानी से डिस्प्लेस यानी रिप्लेस कर देते हैं और नाइट्रोजन गैस सिस्टम से बाहर निकल जाती है। इसमें पहला पॉइंट है 1, रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड आयन। जब डाइजोनियम सॉल्ट के सॉल्यूशन को कॉपर एक आयन यानी CuVic की मौजूदगी में HCl, HBr या KCN के साथ ट्रीट किया जाता है, तो रिंग पर क्रमशः क्लोराइड, ब्रोमाइड या साइनाइड ग्रुप जुड़ जाते हैं। इस बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन को सैन मेयर रिएक्शन कहा जाता है, जिसकी तीनों रिएक्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है, जहां कॉपर हैलाइड की जगह सीधे कॉपर पाउडर और कोरस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड Cu/HCl या Cu/HBr का इस्तेमाल किया जाता है, और इस मॉडिफिकेशन को गेटरमैन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि सैन मेयर रिएक्शन से मिलने वाली यील्ड गेटरमैन रिएक्शन के कंपैरिजन में काफी बेहतर होती है। दूसरा पॉइंट है रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन। आयोडीन को रिंग पर सीधे जोड़ना आसान नहीं होता, इसलिए जब डाइजोनियम साल्ट के सॉल्यूशन को सिंपली पोटेशियम आयोडाइड के साथ हिलाया और गर्म किया जाता है, तो हमें सीधे आयोडोबेंजीन मिल जाती है। इसकी रिएक्शन देखिए। ArN2 + Cl- + Ki ARI + KCl + N2। तीसरा पॉइंट है 3, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन। जब एरन डाइजोनियम फ्लोराइड की रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 से कराते हैं,
तो पहले बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट प्रेसिपिटेट होता है। जब इस सूखे साल्ट को हीट यानी गर्म किया जाता है तो ये डीकंपोज होकर एरिल फ्लोराइड यानी फ्लोरोबेंजीन बनाता है और साथ में BF3 व N2 गैस बाहर निकलती है। इस नेम रिएक्शन को बाल्ज-शॉमेन रिएक्शन भी कहते हैं। चौथा पॉइंट है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। कुछ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स जैसे कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 जिसे फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं या फिर एथेनॉल CH3CH2OH डाइजोनियम साल्ट्स को सीधे एरीन्स यानी बेंजीन में रिड्यूस कर देते हैं और खुद क्रमशः फॉस्फोरस एसिड H3PO3 और एथेनॉल CH3CHO में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इन दोनों रिएक्शंस को पूरा देखने के लिए अब हम अगले पेज पर चलते हैं। स्क्रीन पर टॉप पर देखिए, यह दोनों रिएक्शंस साफ दिखाई गई हैं, जहां डाइजोनियम क्लोराइड पानी और H3PO2 या एथेनॉल के साथ रिएक्ट करके सीधे बेंजीन ARH में कन्वर्ट हो रहा है। पांचवा पॉइंट है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर डाइजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाकर 283 केल्विन तक कर दिया जाए या उसे सिंपली पानी के साथ वार्म किया जाए तो वो सॉल्ट हाइड्रोलाइज होकर सीधे फिनॉल बना लेता है। छठा पॉइंट है रिप्लेसमेंट बाय -NO2 ग्रुप। जब बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को सोडियम नाइट्राइट NaNO2 के एक्वस सॉल्यूशन के साथ कॉपर की मौजूदगी में गर्म किया जाता है तो डाइजोनियम ग्रुप पूरी तरह से -NO2 ग्रुप द्वारा रिप्लेस हो जाता है और हमें नाइट्रोबेंजीन मिलती है, जैसा कि स्क्रीन पर इस 2 स्टेप की रिएक्शन में दिखाया गया है। अब आते हैं इसकी दूसरी बड़ी कैटेगरी पर, जो है बी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप यानी कपलिंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस में जो एजो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके पास एक बड़ा कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है जिसमें दोनों एरोमेटिक रिंग्स N डबल बॉन्ड N के जरिए आपस में जुड़ी रहती हैं। चूंकि ये कंपाउंड्स बहुत ज्यादा कलर्ड होते हैं इसलिए इनका इस्तेमाल डाइस के रूप में किया जाता है। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो फिनॉल मॉलिक्यूल अपनी पैरा पोजीशन से डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कपल यानी जुड़ जाता है और हमें पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिलता है, जो कि एक शानदार ऑरेंज डाई है। यह रिएक्शन माइल्ड बेसिक मीडियम OH- में होती है। ठीक इसी तरह जब डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन एनिलीन के साथ माइल्ड एसिडिक मीडियम H+ में कराई जाती है तो हमें पैरा एमिनो एजोबेंजीन मिलता है, जो कि एक बेहद खूबसूरत येलो डाई है। यह पूरी प्रोसेस एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 9.10 इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स इन सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ऊपर दी गई सभी रिएक्शन से यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि डाइजोनियम सॉल्ट्स बेंजीन रिंग पर -F, -Cl, -Br, -I, -Cn, -OH और -NO2 जैसे ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे बेहतरीन इंटरमीडिएट्स हैं। हम जानते हैं कि एरिल फ्लोराइड्स और आयोडाइड्स को सीधे हेलोजिनेशन से नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह क्लोरोबेंजीन में साइनाइड ग्रुप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके साइनोबेंजीन बनाना भी नामुमकिन जैसा है, लेकिन डाइजोनियम सॉल्ट के जरिए यह चुटकियों में हो जाता है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए हम आखिरी पेज पर चलते हैं। इस तरह डाइजोनियम ग्रुप को दूसरे ग्रुप से रिप्लेस करने की यह प्रॉपर्टी उन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स को बनाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है जिन्हें बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता।